भाई व्हाट अ सुपर संडे इट वाज। एल क्लासिको खत्म हो गया, सिटी वर्सेस लिवरपूल भी हुआ और चेल्सी भी जीत गई। तीनों मैचेस की बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। तो स्टार्ट करते हैं पहले एल क्लासिको से। आई थिंक मैंने प्रिडिक्शन में भी कहा था, आई प्रिडिक्ट 3-1 रियल मैड्रिड विन, बट इतना आसान होगा रियल मैड्रिड के लिए मैंने ये नहीं सोचा था। अब आप यहाँ पर अगर एक बार स्टैट्स पे नज़र डालेंगे, आप शॉट्स देखेंगे, पोजेशन देखेंगे, एक्सजी देखेंगे, तो वो सब आपको बार्सिलोना का ज़्यादा दिखेगा एक तरीके से। तो ये स्टैट्स देख के कोई भी सोच सकता है कि अच्छा यार, रियल मैड्रिड ने तो सिट बैक किया होगा, काउंटर पे जब अपॉर्चुनिटी मिली होगी अपनी पेस से हर्ट किया होगा बार्सिलोना को, फिनिशर्स तो अच्छे हैं ही, गोल स्कोर किया एंड दैट्स अबाउट इट। इसी तरीके से जो है मैच पैन आउट हुआ होगा। नहीं, आई थिंक रियल मैड्रिड कंट्रोल्ड द होल गेम। दे वर क्लियरली द बेटर टीम, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे बार्सिलोना को कुछ चीज़ें इमीडिएटली रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, बिकॉज दे आर बीइंग फाउंड आउट टू ऑफन। और बहुत आसानी से जो है आप बार्सिलोना को तोड़ सकते हैं इस समय। हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं कि इंजरी कंसर्न्स हैं, फर्स्ट चॉइस फुल बैक्स और सेंटर बैक्स नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है इस समय बार्सिलोना को वगैरह वगैरह, लेकिन फॉर्मेशंस, सिस्टम्स, टैक्टिक्स, इंजरीज, इससे भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उनकी बात हम करेंगे, क्योंकि अगर मैं लिवरपूल और सिटी को एक बार इसमें लाऊं बीच में, तो लिवरपूल के साथ भी इंजरी प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा। वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फॉर्म को लेकर, लेकिन किस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है कल मैन सिटी के अगेंस्ट और डोमिनेट करके वो जीते हैं मैच मैन सिटी के अगेंस्ट। 1-0 तो ऑन पेपर है, अगर डार्विन न्यूनेस ने थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल किया होता तो 3-0 या 2-0 कुछ इस तरीके का स्कोर हो सकता था कल लिवरपूल के फेवर में। मिनिमम 2-0 तो होता ही। तो वहाँ पर और बार्सिलोना की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क था? मेंटालिटी। आई थिंक यहाँ पर लिवरपूल एक वेल सेटल्ड टीम है। ये बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं एक कोच के अंडर बहुत समय से खेल रहे हैं। अप्स एंड डाउन इन्होंने देखे हैं, मोस्टली अप्स ही रहे हैं। तो जब डाउन आप जाते हो एक बार, तो आपको क्या चीज़ है जो ऊपर लेके आती है उस लेवल से? वो है मेंटालिटी, जो कि इस बार्सिलोना टीम में इस समय नहीं दिखती है। क्योंकि जब बार्सिलोना गोल्स कंसीड कर लेती है पहले, अगर बार्सिलोना पहले गोल स्कोर करते तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दे डोमिनेट द गेम, दे कंट्रोल द गेम। लेकिन जहाँ पे बार्सिलोना पीछे चली जाती है वहाँ पे ज़रूर एक प्रॉब्लम आती है। उनको समझ नहीं आता है कि हम कैसे कम बैक करें मैच में। आप इंटर के अगेंस्ट फर्स्ट लेग में भी देख लीजिए, जो सैन सीरो में हुआ था, जब चाहानोग्लू ने गोल स्कोर कर दिया था, उसके बाद एकदम फ्लैट पड़ गई थी बार्सिलोना। मतलब वो ऑब्वियसली फिर वो हैंडबॉल और वो कंट्रोवर्शियल डिसीजंस वगैरह वगैरह हुए, लेकिन कोई क्लियर कट चांस और ऐसा कुछ हुआ नहीं था पूरे मैच में जो कि कीपर को टेस्ट किया विंटर के बार्सिलोना ने। कल भी अगर आपको याद हो पूरे मैच में, तो एक बस फेरान टोरेस का जो गोल था, वो भी जब आई थिंक 74-75 मिनट पे आया, बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल फ्लैशेस, इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ आंसू फाटी। उसके अलावा लूनेन को तो पूरे मैच में टेस्ट ही नहीं किया बार्सिलोना ने। आई डोंट थिंक लूनेन ने कोई भी एक ऐसा डिसेंट सेव किया हो या कोई एक स्पेल ऑफ 5-10 मिनट हो जिसमें गोलकीपर या बैकलाइन प्रेशर में हो रियल मैड्रिड की। मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं है। हम क्या है, बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स, फॉर्मेशंस, सिस्टम्स, इन सब पे है ना फोकस करते हैं कि यार क्या शावी को 4-3-3 खिलाना चाहिए, क्या 4-2-3-1 खिलाना चाहिए, क्या कैसी और फ्रैंकी का एक डबल पिवट खिला देना चाहिए, बुस्केट्स इज नॉट वर्किंग। कल फिर से देखो बुस्केट्स को आउटपेस कर दिया टोनी क्रूज ने। ऐसा भी नहीं कि विनीशियस ने या वेलवर्डे ने या कोई ऐसा एक्सप्लोसिव बंदा हो उसने किया हो। एक टोनी क्रूज जैसा बंदा हु इज नॉट इन हिज प्राइम विद रिस्पेक्ट टू हिज फिजिकल कंडीशन, मतलब एक 24 साल का टोनी क्रूज नहीं खेल रहा आपके अगेंस्ट। टोनी क्रूज भी वेल पास्ट हिज 30s है। तो टोनी क्रूज जिस तरीके से आउट मसल और आउट पेस कर रहे हैं सर्जियो बुस्केट्स को, तो क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड कि क्या सर्जियो बुस्केट्स इज द परफेक्ट प्लेयर फॉर दैट रोल। और यहां पर हमको एक बात समझनी पड़ेगी, रोल। इट्स नॉट अबाउट द फॉर्मेशंस, इट्स नॉट अबाउट कि आप 4-3-3 खिला दें या 4-2-3-1 खिला दें, आप 4-4-3 खिला दें, टॉड बोली ओपी। लेकिन आपको एक रोल डिफाइन करना पड़ेगा। आपका रोल है, जो बुस्केट्स वाली पोजीशन है उसमें बंदे का रोल है कि ही नीड्स टू ट्रैक बैक डिफेंसिव ट्रांजिशंस में, बिकॉज रियल मैड्रिड हैव सम रियली स्केरी फास्ट प्लेयर्स। मतलब बहुत तेज है। वेलवर्डे और विनीशियस आपको खा जाएंगे। आपको वो सप्लाई रोकनी है उनको जब आप डिफेंसिव ट्रांजिशंस में आ रहे हैं। आपकी बैक लाइन तो सही है, पोजीशन में आ चुकी है, लेकिन वो सप्लाई जब तक आप नहीं रोकेंगे, वो काम है उस बंदे का जो उस पॉकेट में घूम रहा है, जो शील्ड करेगी आपकी बैक लाइन को। ठीक है, लोग कह सकते हैं कि फ्रैंक केसी इज नॉट गुड इनफ टू प्ले इन अ सिंगल पिवट। वो सैंड्रो टोनाली के साथ एसी मिलान में डबल पिवट में ही खेलते थे एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं। लेकिन
मेरा ये मानना है कि अगर आप फ्रैंक कैसी को एक रोल दे दो कि भाई फ्रैंक कैसी तूने ना इस डीप पॉकेट में सिट बैक करना है, तेरे को तेरे सेंटर बैक्स की हेल्प करनी है, पासिंग चाहे तू साइडवेज कर, कोई दिक्कत नहीं है व्हेन यू आर अंडर प्रेशर, लेकिन तेरे को चीप पोजीशन कंसीड नहीं करना। जब तुमको दिख रहा है कि रियल मैड्रिड के मिडफील्डर्स आर ट्राइंग टू प्ले इन देयर फास्ट विंगर्स, तो आपको वो बिल्डअप होने से रोकना है। तो सेम चीज़ है, सेम गलती आपने बार बार करी है। आप अपने टीम सिलेक्शन को लेके स्टबन हो गए हो, आपने 2 वाइड प्लेयर्स फिर से खिला दिए हैं, रफीनिया और डेम्बेले, जो बहुत ज़्यादा वाइड खेलना पसंद करते हैं। कल टक इन भी कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा था तो कुछ हो नहीं रहा था। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। आपको, मुझे लगता है आपको फेरान टोरेस को थोड़ा सा पहले लेके आना चाहिए था, या फिर आप फेरान टोरेस से स्टार्ट ही करते गेम। आप लेफ्ट पे फेरान को खिलाते, राइट पे आप डेम्बेले या रफीनिया में से किसी एक को खिला सकते थे, तो एक बंदा एसेंशियली सेकंड स्ट्राइकर बन जाता, शैडो स्ट्राइकर बन जाता लेवेंडोस्की के साथ। फेरान टोरेस लाइक्स टू डू दैट, टक्स इन इनसाइड दोस हाफ स्पेसेस, दिक्कत भी होती। और जो वाइड बंदा है कैन डू हिज थिंग, कैन डिलीवर दोस क्रॉसेस, कैन कम इनसाइड, कैन टेक ऑन डिफेंडर्स। तो थोड़ा सा वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन तितर बितर होता है, लेकिन ठीक है, मतलब ये हम इसलिए हाइंडसाइट में कह सकते हैं बिकॉज ये 3-4 मैच से वर्क नहीं कर रहा है। जो डेम्बेले, रफीनिया और लेवेंडोस्की की जो फ्रंट थ्री है वो वर्क नहीं कर रही है। जब बार्सिलोना पोजेशन कंट्रोल करती है, अब देखिए कीवर्ड है यहाँ पे पोजेशन कंट्रोल, गेम कंट्रोल नहीं। गेम तो कंट्रोल किया ही नहीं बार्सिलोना ने। जब पोजेशन बार्सिलोना कंट्रोल करती है तो ऐसा लगता है कि बीच से तो कुछ क्रिएट ही नहीं होगा। एवरीथिंग इज गॉन फॉर सम स्ट्रेंज रीजन। पेड्री टेक्स ऑन द डिफेंडर्स, वो उस पॉकेट में आता है, देन ही प्लेज इट साइडवेज, फिर रफीनिया या डेम्बेले के पास बॉल जाती है, 1-2 स्टेप ओवर करते हैं, बॉल को अंदर डालने की कोशिश करते हैं, और लेवेंडोस्की अगर गोल स्कोर करते तो ठीक है, वरना आई थिंक ऑल ऑफ द क्रिएटिविटी, मोस्ट ऑफ द क्रिएटिविटी इज कमिंग फ्रॉम द फ्लैंक्स, जो कि एक बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है। वी डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स दैट बार्सिलोना हैव, और जिस तरीके के प्लेयर्स बार्सिलोना के पास हैं, वी एक्सपेक्ट अ लॉट मोर फ्रॉम देम इन टर्म्स ऑफ द अटैकिंग आउटपुट, स्पेशली इन द फाइनल थर्ड भाई। और रियल मैड्रिड की यहाँ पे जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उनको पता है वो किस तरीके से उनको गेम को चलाना है, कब उनको सिट बैक करना है, कब उनको बीच में आके असर्ट करना है अपने आप को। आप इंटेलिजेंस देखिए रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की, वेलवर्डे को देखिए, वेलवर्डे को आप देख लीजिए, यू कैन फाइंड दैट गाय ऑल ओवर द पिच। ही इज़ द मोस्ट कंप्लीट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मतलब वेलवर्डे जैसा एक फुटबॉलर होना आपकी टीम में इज़ अ ब्लेसिंग, जो सब कुछ कर सकता है बंदा। कैन प्ले एज अ विंगर, कैन प्ले एज अ मिडफील्डर, राइट बैक भी उनको खिलाया गया, और सारे रोल्स वो बखूबी निभा सकते हैं, क्योंकि ही कैन शूट, जो हमने कल देख लिया, ब्रिलियंट गोल, शानदार फिनिश, कोई मौका नहीं है वहाँ पे कीपर के पास। उसके बाद ही कैन रन, ब्रिलियंट पेस, हैज़ 3-4 लंग्स, पता नहीं कितने फेफड़े हैं भाई वेलवर्डे के, नेवर गेट्स टायर्ड, वर्क रेट पूरा 90 मिनट रिलेंटलेस रहता है, इस फिजिकल, ही इज़ अवेयर ऑन द फील्ड कि उनके साथी कहाँ हैं, कहाँ पे उनको बॉल देनी है, कब उनको पीछे आना है, कब उनको आगे जाना है। मतलब ही इज़ अ ब्रिलियंट फुटबॉलर। और मतलब टच वुड यार, मतलब वी कैन जस्ट फील ब्लेस्ड एंड जस्ट फील ऑनर्ड कि भाई हम ऐसे एक बंदे को डेवलप होते देख रहे हैं। तो आई होप उनका करियर जो है यहाँ से नई ऊंचाइयों को छुए यार, और बेहतरीन, मतलब उनका एक ये भी है कि एक बेहतरीन टीम के साथ वो खेल रहे हैं, लेजेंड्स के साथ उनको खेलने का मौका मिल रहा है। लिविंग लेजेंड्स हैं सारे, बेंजीमा, मॉडरिच, क्रूज, वो बहुत मतलब एक अच्छी एक क्रॉप ऑफ प्लेयर्स, एक बहुत ही बेहतरीन टीम है ये रियल मैड्रिड। आप देखिए मॉडरिच जिस तरीके से, ही सो एफर्टलेस यार। मॉडरिच की तो कह रहा हूँ मैं, पिछले 2 सीज़न से तारीफ़ ही करते आ रहा हूँ, तो ऐसा कुछ बचा नहीं है मॉडरिच के लिए बोलने के लिए जो मैंने पहले नहीं बोला होगा। बट जैसा मैंने कहा, मेरे को नहीं लगता है कि बार्सा ने ज़्यादा टेस्ट किया रियल मैड्रिड की बैकलाइन। आप कह सकते हैं कि जब 70 मिनट के बाद वो फेरान टोरेस का पहला गोल आया, उसके बाद जस्ट उस गोल के बाद एक और चांस मिला था अंसू फाटी को, जो वहाँ पर वो 2-2 हो सकता था, तो सिचुएशन चेंज हो सकती। बट ये मैं यही कह रहा हूँ कि यही 10 मिनट का स्पेल था जिसमें बार्सिलोना से थोड़ी सी अर्जेंसी दिखी, और वो भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी अंसू फाटी की, जो मुझे लगता है वो भी एक फ्रैंकी डियोंग का एक बेहतरीन डायगनल था बॉक्स के अंदर, जो उन्होंने पिंग किया, जिसकी वजह से दिक्कत हुई, जो लग रहा था कि हाँ यार ये गोल स्कोर होना चाहिए था। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है बार्सिलोना ने ज़्यादा कुछ क्रिएट किया पूरे गेम में। एक बहुत ही क्लोज रेंज से लेवेंडोस्की को चांस मिला था, जो उन्होंने ऊपर मार दिया था, लेकिन आई थिंक वो ऑफ साइड थे बिल्डअप में उसके, तो एनीवेज वो काउंट नहीं होता शायद। बट फर्स्ट हाफ में मैं कहूँगा इट वॉज
डिसेंटली ओके फॉर बार्सिलोना, लेकिन वो इसलिए नहीं डिसेंट लग रहा है क्योंकि आप हाफ टाइम पे 2-0 डाउन जा रहे हैं। तो ऑल ऑफ दैट एक्सचेंजेस मीन नथिंग, मतलब एक्सचेंजेस ही बोलूँगा मैं उसको, एक्सचेंज ही किया, मतलब ज़्यादा कुछ किया नहीं बार्सिलोना ने। क्रिएट जैसा मैं कह रहा हूँ कर नहीं रही है बार्सिलोना, एंड दैट ब्रिंग्स मी अगेन टू द पॉइंट ऑफ मेंटालिटी नहीं है बार्सिलोना की टीम में। दे कैन नॉट पिक देमसेल्व्स अप व्हेन दे आर बिहाइंड इन द गेम, और इंटर के अगेंस्ट भी यही हुआ, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी यही हुआ कल एल क्लासिको में। और रोल्स जो हैं वो डिफाइन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन ट्राइंग आउट न्यू फॉर्मेशंस और न्यू पर्सन। अगर आप अलग अलग फॉर्मेशन में सेम लोगों को खिला देंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको रोल डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई वो पॉकेट में कौन घूम रहा है जो प्रिवेंट करेगा बॉल रिलीज करने से मिडफील्डर्स को, क्योंकि विनीशियस और वेलवर्डे खा जाएंगे हमको। हम में पेस नहीं, हमारी बैकलाइन खत्म है पेस के मामले में, ठीक है। अलियान्द्रो बॉल्डे इज अ यंग गाय, ही इज एनर्जेटिक, बट राइट बैक पे अगर मैं बात करूं, सर्जी रोबर्टो विनीशियस जूनियर कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है यार। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर, आपको वहां पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। या तो फिर आपको गावी को खिलाना चाहिए था राइट विंग पे, जैसे वेलवर्डे को खिलाती है रियल मैड्रिड, कि भाई तेरे को पीछे आना है, तेरे को सर्जी रोबर्टो की मदद करनी है डिफेंसिव ट्रांजिशंस में, क्योंकि भाई इसके बस की नहीं है। अगर ऑफ साइड ट्रैप खोल के विनीशियस निकल गया तो भाई हमारे लेने के देने हो जाएंगे। और वही हुआ पहले गोल में, आप देखिए बिल्कुल सेम चीज़ हुई है। तो देयर आर प्रॉब्लम्स, काफ़ी एविडेंट है प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, मेंटालिटी इशू है, फिर प्लेयर्स को ट्रस्ट नहीं करना भी एक प्रॉब्लम है। शावी के साथ कल खिलाया, फ्रैंकी डियोंग को खिलाया, गावी को आपने सेक्रीफाइस किया, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ ना, आप अलग अलग प्लेयर्स को खिला देंगे सेम फॉर्मेशन में, सेम सिस्टम में, रोल डिफाइन करे बिना, तो सेम रिजल्ट ही मिलना है आपको। आपको रोल डिफाइन करना पड़ेगा, आपको बुस्केट्स को बताना पड़ेगा, आपको बुस्केट्स को बोलना पड़ेगा, आपको बुस्केट्स की जगह कोई ऐसा बंदा खिलाना पड़ेगा जो थोड़ा सा मोबाइल होगा। बुस्केट्स के लेग्स आर गॉन, यू कैन नॉट रिलाई ऑन बुस्केट्स इन दिस बिग फिक्सचर, कि भाई आप बुस्केट्स को बोले कि भाई आप पीछे जाएं, आप ट्रैक बैक कर रहे हैं, आप जब टोनी क्रूज आपसे एक फुट रेस में जीत रहे हैं तो भाई प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा। तो ये भाई छोटा सा एक एल क्लासिको पे रिएक्शन है मेरा। आई थिंक एक मेंटालिटी वाला जो इशू है वो फिक्स करने की ज़रूरत है बार्सिलोना को बहुत जल्दी। मेंटालिटी की बात करें तो आई थिंक मेंटालिटी यहाँ पर लाजवाब दिखाई है लिवरपूल ने। जिस तरीके से उन्होंने एक बिगड़ते हुए सीज़न को संभाला है, मैसिव कॉन्फिडेंस बूस्टर है ये उनके लिए। और हमने अपने जो बाबा एंड ब्रोस प्रेडिक्ट की स्ट्रीम में डिस्कस भी किया था कि अगर लिवरपूल यहाँ पे जीतती है, दोनों ही टीम्स के लिए बहुत मैसिव होता है कॉन्फिडेंस वाइज, क्योंकि यहाँ पर सिटी के लिए इस लिहाज से जीतना ज़रूरी था मैच, क्योंकि आर्सेनल उनसे 1 पॉइंट अभी भी आगे है, अब 4 पॉइंट आगे हो गई है। और लिवरपूल क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही है इस समय प्रीमियर लीग में, और चैंपियंस लीग में भी नापोली ने जिस तरीके से उनको हराया था, तो बहुत सारे डाउट्स खड़े हो गए आके लिवरपूल को लेके कि भाई क्या प्लेयर्स जो हैं वो फॉर्म में हैं, नहीं है, साला इज लुकिंग टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म। लेकिन कल जो लिवरपूल का मेन जो गार्ड है, जो कोर है टीम का, उसने दिखाया कि भाई वाई दे हैव बीन अ चैम्पियन टीम फॉर 5-6 सीजन्स। भाई क्यों उन्होंने इतना ज़्यादा हाई लेवल पे कम्पीट किया है। और मेरे हिसाब से तो भाई गेम जो है पूरा लिवरपूल ने डोमिनेट किया फ्रॉम द मिनट फर्स्ट। हाफ चांसेस ही मिले सिटी को इधर उधर, वो ज़रूर एक गोल हो गया था फोर्डन का, बट वो इट वॉज अ क्लियर फाउल ऑन एलिसन। जो हालैंड ने एलिसन के हाथ से बॉल निकाल ली थी, वो इट वॉज अ क्लियर फाउल बिकॉज एलिसन गॉट हिज हैंड्स फर्स्ट टू इट। तो आई थिंक उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि सिटी ने पूरे मैच में ज़्यादा कुछ इतना परेशान किया। लिवरपूल वर रिलेंटलेस, 90 मिनट तक एक एक प्लेयर पूरा लगा रहा और दे वर ट्राइंग देयर हार्ट आउट। मुझे लगा था कि इतनी सारी इंजरी प्रॉब्लम्स हैं लिवरपूल को कि जेम्स मिलनर को अगेन राइट बैक पे खिलाना पड़ा, दैट टू अगेंस्ट मैन सिटी, तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन नहीं, कल भाई प्रॉपर गेम था। जिस तरीके से हार्वी एलियट का वर्क रेट था, ओहो भाई, दैट गाय इज अ प्लेजर टू वॉच। भाई एलियट विल बिकम अ वेरी गुड फुटबॉलर इन फ्यूचर अगर वो इंजरी से फ्री रहते हैं। अगेन उनका भी वर्क रेट, जैसा मैंने कहा, पीछे आके हेल्प करना, डिफेंसिव ट्रांजिशंस में आगे बॉल को ड्राइव करना, being in Man City's faces all the time. Harvey Elliott was doing it all, और मतलब I think he would have collapsed जैसे उनको सब्सटीट्यूट किया था कि भाई थक गया हूँ मैं तो, क्योंकि he was running. Fabinho I think played a brilliant game yesterday. जिस तरीके से उन्होंने शील्ड किया बैकलाइन को, वैन डाइक को, गोमेस को दाद देनी पड़ेगी। Fabinho was also on point, जो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे। तो I think all in all एक अर्लिंग हालैंड से कोप अप करना, इस मैन सिटी से कोप अप करना जो कि फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रही है,
बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है क्लॉप को। और जैसा मैंने कहा मेंटालिटी दिखाई है कल लिवरपूल ने। एक एनफील्ड, एक फुल पैक्ड स्टेडियम, आपको होम क्राउड का सपोर्ट मिल रहा है, सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ब्यूटीफुली सेटअप है, आपको मोटिवेट करता है ऐसा एटमॉस्फेयर। और फैंस जो हैं एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी फुटबॉल गेम में। तो आई थिंक वो एनफील्ड का कल एटमॉस्फेयर देख के लग गया था कि द क्राउड बिलीव्स इन दिस टीम एंड दे बिलीव इन क्लॉप, और वही हुआ बिल्कुल। आई थिंक इट कुड हैव बीन मोर। साला को एक बहुत अच्छा चांस मिला था, वो गोल स्कोर करने से पहले एक सिमिलर सा ही चांस मिला था, दैट शुड हैव बीन स्कोर्ड। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, डार्विन न्यूनेस ने भाई हरकतें कर दी, एक दो ओकेजन्स पे उनको स्क्वायर करनी चाहिए थी बॉल। अपने जो साथी खिलाड़ी थे, एक टाइम जोटा थे, एक टाइम साला थे, जल्दी रिलीज करनी चाहिए थी, बॉल नहीं करी, तो एक थंपिंग विक्ट्री हो सकती थी। बट नॉनदलेस अ विन इज अ विन। और आर्सेनल अपना मैच जीत गई जैसे तैसे लीड्स के अगेंस्ट, एक स्क्रैपी विन थी। तो इसका मतलब ये है कि अब 4 पॉइंट का डिफरेंस हो गया भाई टॉप ऑफ द टेबल। आर्सेनल आर बैक इन द मिक्स भाई, और द माइटी आर्सेनल आर बैक भाई। गजब गजब गजब। तो आर्सेनल का मैच तो देखा नहीं तो ज़्यादा उस पर कॉमेंट करेंगे नहीं, बट टाइटल रेस के लिहाज से आई थिंक दिस रिजल्ट वॉज मैसिव। और अब हम कह सकते हैं मैन सिटी आर्ट इनविंसिबल आफ्टर ऑल। द ओनली अनबीटन टीम लीग में जो थी इस समय तक वो थी मैन सिटी, और मैन सिटी भी अपना पहला मैच कल हार गई। तो भाई देखते हैं भाई आगे क्या होता है। आगे आते हैं तीसरे मैच पे, चेल्सी वर्सेस एस्टन विला। उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। एक खराब परफॉर्मेंस चेल्सी की, लेकिन अच्छा रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एक 2-0। अगेन आप पेपर पे देखेंगे तो आपको लगेगा चेल्सी ने गेम डोमिनेट किया, नहीं, डोमिनेट गेम एस्टन विला ने किया था। पूरा फर्स्ट हाफ में इट वाज ऑल एस्टन विला। एक गलती होगी टायरॉन मिंग्स से जिस पे मेसन माउंट ने कैपिटलाइज कर लिया, वो हमको एक गोल मिल गया। कैपा अरिज़ाबलागा भाई, व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई, व्हाट अ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बाय कैपा भाई। मज़ा आ गया देख के। और द गाय इज़ बैक, हिज कॉन्फिडेंस इज़ बैक, ही लुक सो अश्योर्ड ऑन द बॉल, हिज डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरीके के उन्होंने सेव किए, 7 सेव्स ही मेड इन दैट मैच येस्टरडे। और मतलब कुछ एक सेव्स तो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड क्लास थे, शॉर्ट गोल लग रहे थे, लेकिन कैपा वॉज एट इट। और भाई मतलब ही केप्ट अस इन द गेम। और मेरे मैन ऑफ द मैच तो कैपा थे, बट मेसन माउंट अगेन ब्रिलियंट, व्हाट अ फ्री किक। और ही वॉज द ओनली शाइनिंग पॉइंट इन येस्टरडेज गेम अटैकिंग वाइज अगर मैं बात करूँ तो। बाकी विला ने इतना ज़्यादा पिन डाउन कर रखा था हमको कि हमको बॉल पहुँचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी फाइनल थर्ड में। कुकुरेला वॉज नॉट वर्किंग एट द लेफ्ट सेंटर बैक, तो कुलिबाली के आने से थोड़ी सी एश्योरेंस मिली, थोड़ी सी कामनेस आई। सेम जब एस्पिलिक्वेटा आए तो थोड़ा सा गेम जो है वो शांत हुआ। सेकंड हाफ में उतना परेशान नहीं किया विला ने जितना फर्स्ट हाफ में, तो हर मिनट में हर अटैक पे भाई बन रहा था, परेशान किया। दे वर क्रिएटिंग चांसेस, अ लॉट ऑफ चांसेस इन द सेकंड हाफ टू, बट इट वाज फेयरली अंडर कंट्रोल, मैं ये कहूँगा। तो आई थिंक कभी कभी आपको डिग करना पड़ता है, आपको स्क्रैप करना पड़ता है रिजल्ट, लेकिन अगर रीस जेम्स के बिना राइट हैंड साइड पे हम हमेशा इस तरीके से खुलेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैनचेस्टर यूनाइटेड से जब नेक्स्ट मैच होगा, अभी ब्रेंटफोर्ड से मिड वीक में, बट उसके बाद जब मैनचेस्टर यूनाइटेड से होगा तो भाई उनके विंगर्स तो खोल देंगे हमको, जिस तरीके से अगर एस्टन विला के अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस रही तो देखते हैं भाई क्या होता है। फूड फॉर थॉट, उसकी बात हम करेंगे जब मैच आ रहा होगा। लेकिन कल भाई सुपर संडे फाइनली रैप हो गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एल क्लासिको, सिटी वर्सेस लिवरपूल और चेल्सी वर्सेस एस्टन विला, आपको क्या लगा, क्या टर्निंग पॉइंट्स थे, हु वाज योर मैन ऑफ द मैच, आपके कोई व्यू पॉइंट्स, कोई थॉट्स, कोई ऑब्जर्वेशंस हो तो प्लीज़ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर अगेन। चलिए फिर ध्यान रखिए अपना, जब तक टेक केयर एंड पीस आउट।